मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बताया था कि हमारे जो इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत हैं वो कितने विश्वसनीय हैं। उसमें मैंने आपको बताया था अभिलेखों के बारे में, मुद्राओं के बारे में, मोहरों के बारे में, मूर्तियों, शैल चित्रों और चित्रकला के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी स्मारकों के बारे में। स्मारकों से भी हमको इतिहास निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है। छेनी, कन्नी, तूलिका जैसे निर्जीव साधनों की सहायता से प्रस्तुत प्राचीन भारतीय स्मारक तत्कालीन भारतीय वास्तुकारों, शिल्पकारों एवं चित्रकारों के उद्गारों को प्रस्तुत करते हैं। प्राचीन भारत के अनेक स्थलों से प्राप्त भवन, मंदिर, स्तूप, स्तंभ, विहार आदि से सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण संकेत हमको प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता से हमको 4 विशेष महत्व के स्मारक मिले हैं। पहला है विशाल स्नानागार जो हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। दूसरा विशाल अन्नागार जो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तीसरा गोदी या डॉकयार्ड यानी जो बंदरगाह था जहाँ से बाहर से माल आता और वहाँ पर जाता था, वो लोथल से हमको प्राप्त हुआ है। विश्व का प्राचीनतम और सबसे बड़ा स्टेडियम हमको धोलावीरा से प्राप्त होता है। ये विभिन्न गतिविधियों के प्रतीक चिन्ह हैं। पटना से भी हमको मौर्यकालीन भव्य राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं जो प्राचीन भारत में प्रचलित समृद्ध काष्ठकला परंपरा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। मौर्यकालीन एक ही प्रस्तर खंड से निर्मित स्तंभ अपनी विस्मयकारी पॉलिश और सजीव पशु आकृतियों के कारण कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। इसी प्रकार से बिहार के गया के पास बाराबर और नागार्जुन पहाड़ियों से हमको मौर्यकालीन 7 गुफा के आवास शिलाओं को काटकर की जाने वाली निर्माण कला के प्राचीन उदाहरण प्राप्त होते हैं। इसी तरह स्तूपों में हमको भरहुत, बौद्ध गया और सांची से स्तूप हमको प्राप्त हुए हैं जो शुंगकालीन कला का एक सर्वोत्कृष्ट नमूना है। इन स्तूपों से भी हमको तत्कालीन जनजीवन के प्रचुर झांकियाँ देखने को मिलती है। इनके स्तूपों की परिवेष्टनियों और तोरण द्वारों पर बौद्ध धर्म के कथानकों के अतिरिक्त जन सामान्य के सामाजिक जीवन, धार्मिक विश्वास, वस्त्र आभूषणों आदि का बड़ा जीवंत और स्वाभाविक चित्रण प्राप्त होता है। हमको बहुत सारे मंदिर भी मिले हैं। गुप्तकालीन मंदिरों का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हमको देवगढ़ झांसी से प्राप्त होता है। वहाँ का मंदिर है दशावतार मंदिर। इस मंदिर में मूर्ति प्रकोष्ठ के द्वार स्तंभ मूर्तियों से अलंकृत हैं और उनमें जो मुख्य मूर्तियाँ हैं वो हैं जैसे गजेंद्र मोक्ष, शेषशाही विष्णु, नर नारायण, कृष्ण अवतार आदि। इन वैष्णव मंदिरों से विदित होता है कि विष्णु की विभिन्न रूपों में कल्पना की गई और अवतारवाद का सिद्धांत लोकप्रिय हुआ।
इसी प्रकार गुप्तकालीन गुहा मंदिरों में ब्राह्मण गुहा मंदिर और बौद्ध गुहा मंदिर महत्वपूर्ण हैं। बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता तथा बाघ की गुफाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। पूर्व काल की सादा गुफाओं की तुलना में अगर हम देखें तो अजंता के जो गुहा मंदिर हैं वो बहुत ज़्यादा अलंकृत हैं। चोल काल में भी मंदिर निर्माण कला का बहुत अधिक विकास हुआ और इसका ज्वलंत जो उदाहरण है वो तंजौर का बृहदीश्वर या राजराजेश्वर मंदिर है। इसके प्रचुर शिल्प अलंकरणों में तत्कालीन धार्मिक आस्थाओं की झांकी हमको देखने को मिलती है। उत्तर भारत के मंदिरों में हमको नागर शैली देखने को मिलती है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और दक्षिणापथ के मंदिरों में वेसर शैली हमको प्राप्त होती है। विदेशों में भी भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रभाव की जानकारी दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में मिले मंदिरों, चैत्यों, स्तूपों और बहुत सारी कलाकृतियों से होती है। अंगकोर वाट यानी कंबोडिया के मंदिर की दीवारों पर रामायण की कथाएं खुदी हुई हैं, मूर्ति शिल्प में के रूप में अभिव्यक्त हैं। इसी प्रकार बोरोबुदूर यानी जावा में का जो विशाल स्तूप है और मंदिर बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का भव्य स्मारक है। तो इन सब मंदिरों से, स्तूपों से भारतीय संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश पड़ता है कि उस समय भारतीय संस्कृति भारत में ही नहीं अपितु भारत से बाहर भी फैली हुई थी और जहाँ जहाँ ये संस्कृति फैली उसको बृहत्तर भारत की संज्ञा दी जाती है कि क्योंकि भारत की संस्कृति वहाँ तक फैली हुई थी। गुप्त काल में वैष्णव, बौद्ध, जैन और शैव धर्म की बहुत सारी मूर्तियाँ, मंदिर मिले हैं। तो उस समय उस युग के बारे में पता चलता है कि उस युग के लोगों में धार्मिक सहिष्णुता विद्यमान थी। खजुराहो की असंगत अश्लीलता से हम उस युग की सामाजिक पतन का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये जो स्मारक हैं वो इतिहास निर्माण में बहुत अधिक सहायता देते हैं। अब हम पढ़ते हैं उत्खनन पुरा अवशेष। इसमें है मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, उपकरण और आभूषण आदि। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से उत्खनन में प्राप्त मिट्टी के बर्तन भी इतिहास निर्माण में सहायता करते हैं। इनके सूक्ष्म अध्ययन से काल निर्माण में सहायता मिलती है। इनके अध्ययन से हम उस युग की कला पर भी पर्याप्त प्रकाश डाल सकते हैं। जो प्राचीनतम बर्तन हैं, जो मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन हैं, उनके गठन, बनावट और तकनीक के आधार पर 4 मृदभांड सांस्कृतिक वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी हम यहाँ पर कालक्रम उन मिट्टी के बर्तनों की बनावट के आधार पर 4 सांस्कृतिक वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है गेरुए रंग युक्त संस्कृति, जिसे OCP भी कहा जाता है, ऑकर कलर्ड पॉटरी। दूसरा काले और लाल रंग के मृदभांड यानी ब्लैक एंड रेड वेयर। तीसरा है चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा, PGW यानी पेंटेड ग्रेवेयर।
और चौथा है उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा, यानी NBP, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये इन सब के बारे में डिटेल में मैं आगे चैप्टर्स में आपको पढ़ाऊँगी। जैसे OCP है गैरिक मृदभांड परंपरा, ये ऊपरी गंगा घाटी में ग्राम्य जीवन के प्रारंभिक चरण का प्रमाण प्रस्तुत करती है और ताम्र निधियों से इसके संबंध को दृष्टिगत रखते हुए इस मृदभांड परंपरा को ताम्र युगीन माना जाता है। काले और लाल रंग के मृदभांड के पात्र हमें अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत कालखंड एवं विविध क्षेत्रीय संदर्भों में मिले हैं, जैसे गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, आहड़, गंगा घाटी, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत और मध्य और पश्चिमी भारत। तीसरा, चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा PGW, ये हमको पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, गंगा घाटी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका अनुमानित समय 800 से 400 ईस्वी पूर्व के लगभग है। इस पात्र परंपरा को वैदिक संस्कृति या महाभारत कालीन संस्कृति का द्योतक बताने का प्रयास किया गया है। फिर आता है उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा। ये इसको भारतीय इतिहास की द्वितीय नगरीय क्रांति के प्रमाण के रूप में जाना जाता है। इसका समय है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। मौर्य काल इसका चरमोत्कर्ष काल था। मृदभांडों की भांति प्राचीन काल के पाषाण और धातु उपकरणों के माध्यम से संस्कृतियों के लक्षण और विकास क्रम को समझने में मदद मिलती है। पाषाण उपकरणों की तकनीक एवं बनावट के आधार पर हम पाषाण युग को 3 कालों में बांट सकते हैं: पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। धातु काल के औजारों, अस्त्र शस्त्रों, बर्तनों आदि से भी अनेक महत्वपूर्ण संकेत हमको मिलते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त ताम्र और कांसे के सुंदर बर्तन धातुओं की उत्तम ढिलाई एवं विकसित धातु प्रौद्योगिकी के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। परवर्ती काल में हम देखें तो लौह तकनीक के ज्ञान के विकास और प्रसार को भारतीय इतिहास की द्वितीय नगरीय क्रांति से जोड़ा जाता है। तो इन सब से प्राचीन काल के अन्य पुरावशेषों जैसे आभूषणों से खिलौने हैं, कुछ अस्थि अवशेष भी मिले हमको, तो इन सब से भारतीय संस्कृतियों के अनेक पक्ष उजागर होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों का बहुत अधिक महत्व है और इससे हमें इतिहास निर्माण में सहायता प्राप्त होती है। थैंक यू।